हेलो दोस्तों, स्वागत है इस चैनल एपिक एरा में। पीछे आप देख रहे हैं प्लासी का लड़ाई चल रहा है। हाँ, वही लड़ाई जिसके बाद हम अंग्रेजों का राज आने वाला था। इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे हम अंग्रेज भारत आए, कैसे मुगलों को हराए और कैसे तुम लोगों को अपना गुलाम बनाया। तो वीडियो पूरा देखना और अगर मेरा काम पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब वीडियो शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी जिसका काम था सिर्फ प्रॉफिट कमाना, वो एक पूरे इतने विशाल देश की हुकूमत करने लगती है। सुनने में ये कोई फिल्मी कहानी लगती है ना? पर ये फिक्शन नहीं है। ये इतिहास की सबसे ताकतवर और शायद सबसे खतरनाक कंपनी की असली कहानी है। बात है 1686 की। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक छोटी सी ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक माइटी मुगल एम्पायर पर जंग छेड़ दी, जिसका बादशाह था औरंगजेब। ये एक ऐसा दांव था जो बहुत बुरी तरह फेल हो गया। नतीजा बहुत तेज और बहुत बुरा। मुगलों की विशाल आर्मी ने कंपनी की छोटी मोटी फौज को मसल कर रख दिया। उनके गवर्नर को तो औरंगजेब के दरबार तक घसीटा गया और झुककर रहम की भीख मांगने पर मजबूर किया गया। सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती हुई होगी। तो सवाल तो यही उठता है ना कि जो कंपनी इतनी बुरी तरह पिटी, इतनी बेइज्जती हुई जिसकी, वो आखिरकार पूरे भारत पर कब्जा करने में कामयाब हुई कैसे? चलिए इस कमाल की कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत जंग के मैदानों से नहीं बल्कि बिजनेस के बाजारों से होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कोई हुकूमत करने नहीं बल्कि एक ट्रेडर, एक व्यापारी बनकर आई थी। साल 1600 में कुछ व्यापारियों ने मिलकर मसालों का ट्रेड करने के लिए ये कंपनी बनाई। उन्होंने पहले इंडोनेशिया में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां डच लोगों से उन्हें काफी तगड़ा कंपटीशन मिला। इसलिए 1608 में वो एक नई उम्मीद लेकर भारत के सूरत शहर पहुंचे। पर यहां भी शाही इजाजत मिलने में उन्हें कई साल लग गए, जब तक कि 1615 में सर थॉमस रो की मुलाकात बादशाह जहांगीर से नहीं हो गई। उस वक्त दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। आप सोचिए, एक तरफ 40 लाख सैनिकों वाला माइटी मुगल एम्पायर जो पूरे सब कॉन्टिनेंट पर राज करता था, और दूसरी तरफ ये छोटी सी कंपनी जिसके पास भारत में ना तो जमीन थी और ना ही कोई बड़ी सेना, बस कुछ 100 व्यापारी थे। जंग में तो वो हार ही चुके थे, तो अब कंपनी ने चालाकी का रास्ता पकड़ा। उन्होंने सर थॉमस रो को शानदार तोहफों के साथ भेजा, मतलब ताकत के बजाय डिप्लोमेसी। और इन कोशिशों ने आखिरकार बादशाह जहांगीर का दिल जीत ही लिया। उन्होंने कंपनी को सूरत में एक फैक्ट्री बनाने का वो जरूरी अधिकार दे दिया। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन उनका इरादा सिर्फ प्रॉफिट कमाने तक ही सीमित नहीं था। और यहीं से कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जब एक बिजनेस कंपनी एक सरकार की तरह पावरफुल बनने लगती है। देखिए, ये कोई आम कंपनी नहीं थी। ब्रिटिश क्राउन ने इन्हें कुछ ऐसी ताकतें दी थी जो किसी के पास नहीं थी। अपनी प्राइवेट आर्मी रखने की, जमीनें जीतने की और दूसरे देशों के साथ जंग करने का अधिकार। मतलब थी तो ये कॉर्पोरेट एंटिटी, पर इसके पास एक देश जैसी ताकतें थी। औरंगजेब के हाथों जो वो जबरदस्त हार मिली थी ना, उसके बाद कंपनी को आज के हिसाब से लगभग 350 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी भरना पड़ा। मतलब इस एक तजुर्बे ने उन्हें एक बहुत जरूरी सबक सिखाया कि मुगल एम्पायर से सीधे सीधे पंगा नहीं लिया जा सकता। उन्हें सब्र से काम लेना होगा और सही मौके पर उसकी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। और वो मौका तब आया जब भारत का विशाल स्तंभ मुगल एम्पायर अपने ही बोझ तले चरमराने लगा। एक महान साम्राज्य के पतन ने एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के उदय के लिए स्टेज तैयार कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद सत्ता के लिए एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, जिससे साम्राज्य टूटने लगा। इसी उथल पुथल के बीच 1717 में एक कमजोर बादशाह ने कंपनी को टैक्स फ्री ट्रेड का अधिकार दे दिया, जिसे दस्तक कहते थे। फिर 1739 में नादिर शाह जैसे हमलावरों ने दिल्ली को लूटा। कंपनी ने इस कमजोरी को देख लिया था और धीरे धीरे अपना असर बढ़ाना शुरू कर दिया, जो आखिरकार 1757 में प्लासी की लड़ाई तक जा पहुंचा। 1717 में जो उन्हें दस्तक मिला था ना, वो एक ऐसा पास था जो उन्हें बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की इजाजत देता था। कंपनी ने इस प्रिविलेज का बड़ी तरह से गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी बना ली, जिससे लोकल नवाबों का खजाना खाली होने लगा और लोकल व्यापारी बर्बाद हो गए। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया, तो कंपनी ने जवाब जंग के मैदान में नहीं बल्कि साजिश और धोखे से दिया।
उन्होंने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को गद्दी का लालच देकर खरीद लिया। प्लासी की लड़ाई के दौरान मीर जाफर की सेना बस चुपचाप खड़ी देखती रही और इस धोखे की वजह से नवाब की हार और कंपनी की जीत पक्की हो गई। इस जीत के बाद कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बना दिया, पर असली ताकत कंपनी के ही हाथों में थी। मीर जाफर सिर्फ एक पपेट रूलर, मतलब एक कठपुतली शासक था जो कंपनी के इशारों पर नाचता था, और यही कंपनी का भारत पर राज करने का नया फॉर्मूला बन गया। अगर प्लासी की लड़ाई एक धोखा थी, तो बक्सर की लड़ाई एक असली जीत थी। 1764 में कंपनी की आर्मी ने सिर्फ बंगाल के नवाब को ही नहीं, बल्कि मुगल बादशाह और अवध के नवाब की मिलीजुली फौजों को भी हरा दिया। इस जबरदस्त जीत ने बंगाल पर उनका कंट्रोल पक्का कर दिया और पूरे भारत में भविष्य की जीतों के लिए दरवाजे खोल दिए। बंगाल को हासिल करने के बाद कंपनी ने अपनी पुरानी चालों का ही इस्तेमाल किया। मिलिट्री जीत के साथ साथ चालाक पॉलिटिकल मूव्स। उन्होंने ऐसे तरीके इजाद किए जो किसी भी देश पर कब्जा करने का एक खतरनाक ब्लूप्रिंट बन गए। इसमें सबसे खास थी सब्सिडियरी अलायंस। भारतीय राजाओं को अपनी सेनाएं भंग करने और अपनी ही सुरक्षा के लिए कंपनी के सैनिकों को पैसे देने के लिए मजबूर किया गया। ये एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट था। अगर कोई राजा पैसे देने में फेल हो जाता तो कंपनी उसके इलाके का एक हिस्सा छीन लेती। इससे वो राजा और भी कमजोर और कंपनी पर निर्भर हो जाता। और इससे भी ज्यादा खतरनाक था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस सख्त नियम के तहत अगर किसी राजा की मौत बिना उसके अपने बेटे के हो जाती तो उसका राज अपने आप कंपनी हड़प लेती थी। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाता था, जो कि एक बहुत पुरानी भारतीय परंपरा थी। इस एक नियम ने अनगिनत राजघरानों को एक झटके में मिटा दिया। इसी पॉलिसी के जरिए सतारा, नागपुर और झांसी जैसे बड़े बड़े राज्य एक कलम के झटके से अंग्रेजों के हाथ में आ गए। कंपनी का इस तरह एक के बाद एक राज्यों को हड़पना भारतीय शासकों और उनकी प्रजा के बीच जबरदस्त गुस्सा पैदा कर रहा था, जो आखिरकार 1857 के महान विद्रोह के रूप में सामने आया। कंपनी का लालच और उनकी क्रूर नीतियां आखिरकार उनके ही अंत की कहानी लिख रही थीं। भारत के लोगों के सब्र का बांध टूट गया और इसी के साथ एक कंपनी के राज का अंत हुआ और एक नए साम्राज्य की शुरुआत हुई। 1857 में कंपनी के जुल्मों के खिलाफ सालों से दबा हुआ गुस्सा एक बहुत बड़े विद्रोह में बदल गया, जिसे अब भारत की आजादी की पहली लड़ाई माना जाता है। विद्रोह को आखिरकार कुचल तो दिया गया, लेकिन इसने कंपनी के शासन के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। ब्रिटिश सरकार को बीच में आना पड़ा और उन्होंने भारत का कंट्रोल सीधे अपने हाथों में ले लिया और 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो इस तरह इतिहास की सबसे ताकतवर कंपनी तो खत्म हो गई, लेकिन उसका बनाया हुआ साम्राज्य ब्रिटिश राज के रूप में अगले 90 सालों तक भारत पर कायम रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह है। ये दिखाती है कि कैसे एक प्राइवेट, सिर्फ मुनाफा कमाने वाली कंपनी एक सरकार बन सकती है, जो लाखों लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करती है। आज की दुनिया में जहां बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के पास अक्सर देशों से ज्यादा ताकत और पैसा होता है, हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है?